नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू मुंडा रिवेलियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे मुंडा रिवेलियन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेट टुमलेट, और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिवेलियन वाज अगेंस्ट द लैंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा जो लैंड पॉलिसी बनाई गई थी उसके अगेंस्ट में ये रिवेलियन यानी कि ये विद्रोह सामने आया था। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है आपको कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि मुंडा रिवेलियन की बात करें तो ये हमारी कंट्री में जब पुराने टाइम पे जो बिहार हुआ करता था, आज के टाइम पे इसका जो टू पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि जो झारखंड वाला एरिया है रांची के आसपास, यानी कि आप ये कह सकते हैं साउथ रांची में के आसपास ये एरिया में एक रिवेलियन पुराने टाइम पे हुआ था 1899 और 1900 के आसपास। इसे जो लीड किया था बिरसा मुंडा ने लीड किया था, इसलिए इसे मुंडा रिवेलियन भी बोला जाता है। और ये जो रिवेलियन हुआ था उस टाइम पे, ये ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी लैंड से रिलेटेड, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में थी। यानी कि आप ये कह सकते हो ये लैंड पॉलिसी के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये रिवेलियन सामने आया था। और इस रिवेलियन के अंदर इस रिवेलियन को ब्रिटिशर ने जो नाम दिया था वो ग्रेट टुमलेट का नाम दिया गया था, और जिस वजह से आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। With reference to Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे RCEP के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेंबर ऑफ RCEP मेक अप द नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। यानी कि RCEP के अंदर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन आ जाती है इसके अंदर। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में RCEP विल बी लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो RCEP वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आती है, जिसे शॉर्ट में FTA भी बोला जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इंडिया इज द मेंबर ऑफ RCEP, हमारी कंट्री RCEP का मेंबर है, ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे सारे स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी में। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम डिटेल में RCEP की बात करें तो RCEP के अंदर एशियान के 10 कंट्री, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो एशियन ग्रुप है साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में जो 10 कंट्री है, उस पूरे ग्रुप में जितने भी कंट्री है वो सारे, और उसके अलावा इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये 6 कंट्री जब मिल जाती है तो RCEP का फॉर्मेशन कर देती है। अगर इसमें कुछ और कंट्री भी अगर हम ऐड कर ले, जिसमें कनाडा, चिली, मैक्सिको, पेरू और अमेरिका, अगर इनको भी अगर ऐड कर ले तो इसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के अंदर इसे ऐड किया जा रहा है, और ये सारा ग्रुप मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रही है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट था, ठीक है, वो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका। बाकी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि ये वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को लेती है, ये 2/3 नहीं बल्कि 1/3 पॉपुलेशन अराउंड आप बोल सकते हो, इतना ये कवर करता है। अगर हम GDP के टर्म्स में बात करें तो वर्ल्ड का 29% जो GDP है पूरे वर्ल्ड की वो ये कवर करता है।
तो इट मीन्स ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा था वो गलत है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि इंडिया अब इसका पार्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब 2019 में जब साइन होने थे तो इंडिया ने अपने आप को इस ग्रुप से, यानी कि RCEP का जो ग्रुप फॉर्म किया जा रहा था FTA के रिगार्डिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में, तो इंडिया ने, हमारी कंट्री ने इसे विड्रॉ कर लिया था। तो विड्रॉ करने की वजह से आप ये कह सकते हो अब हमारी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, वैसे जापान और साउथ कोरिया ने काफी ट्राई किया था कि इंडिया भी इसका पार्ट हो जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, पर इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए इसे साइन करने से मना कर दिया। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BDAP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे रखा है। और ये है आपके पास स्टेटमेंट 1 जिसमें बोला जा रहा है द BADP वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर के बेटर मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे लॉन्च किया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट आर कवर्ड अंडर द प्रोग्राम। यानी कि इस प्रोग्राम की अगर हम डिटेल में बात करें तो बोला जा रहा है जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यानी कि 7+1 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के वो, और हिमालयन स्टेट है, सिर्फ उसी को इस प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट कवर किया जा रहा है, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम अपनी कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है BADP का, कि बॉर्डर के आसपास जितने भी एरिया है वहाँ बेटर मैनेजमेंट हो सके, उसके लिए प्रोग्राम लाया गया। और ये जो लाया गया था 1986-87 के आसपास, इस टाइम पीरियड में से लाया गया था। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में वो डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि होम अफेयर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा था वो गलत है, यानी कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ये काम नहीं कर रही है बल्कि ये जो काम कर रही है होम अफेयर मिनिस्ट्री कर रही है, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डिटेल में सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है प्लस हिमालयन स्टेट है वो सिर्फ इसके अंदर कवर करते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भी इन दो पर्टिकुलर स्टेट को ही कवर किया जाएगा, जब बल्कि इसको पूरे इंटायर कंट्री में ही कवर किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री ने अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अब लेह लद्दाख को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये यूटी में डिवाइड हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, राजस्थान, ये सारे ही स्टेट को कवर किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे हो याद कैसे रखना है, तो आपको गुजरात के आसपास का एरिया से स्टार्ट कर देना है आपको, कि पहले राजस्थान के बाद आपका पंजाब से ऊपर आप जा सकते हैं, पंजाब के ऊपर JNK, फिर लेह लद्दाख वाला एरिया, लेह लद्दाख के बाद आप इधर आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड के बाद आपका बिहार के बाद आप कह सकते हो वेस्ट यूपी भी आता है, यूपी, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट आप काउंट कर सकते हैं इंक्लूडिंग सिक्किम भी। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है। गलत ये है इसके अंदर कि इसके अंदर ये कोई फिक्स नहीं है कि हिमालयन स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल हिमालयन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो गुजरात भी हिमालयन स्टेट नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है। मिनिस्ट्री जो लॉन्च करने वाली है होम मिनिस्ट्री है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लोनार लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू लोनार लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोनार लेक को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट को आपको देखना है और बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए रामेश्वर साइट, यानी कि रामेश्वर साइट जो कन्वेंशन हुई इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अंदर हमारी कंट्री की तरफ से ये रिप्रेजेंट करने वाली, यानी कि रामेश्वर साइट के अंदर इसे रिप्रेजेंट करती है लोनार लेक। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, यानी कि इसे हमारी कंट्री में एक जियो हेरिटेज के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में इसकी लोकेशन के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेशन है इसकी, और ये अपने फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती है।
तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सी की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो लोकेशन तो बिल्कुल सही दे रखी है आपको कि ये महाराष्ट्र के अंदर ही हमारी कंट्री के अंदर आता है लोनार लेक। लोनार लेक को एक और नाम मेटेओर लेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोनार प्लेस पे है, ये जगह का नाम लोनार है, इसलिए इसे लोनार लेक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन जैसे आपको बताया गया महाराष्ट्र के अंदर, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये फ्रेश वाटर के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस एरिया में इस वाटर के अंदर सलीन और अल्काइन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आप ये कह सकते हो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसे रामेश्वर साइट्स में इसे इंक्लूड कर लिया गया है लोनार लेक को, यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि इस लोनार लेक को हमारी कंट्री में नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में इसे कंसीडर किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये कह सकते हो वेटलैंड साइट के रूप में ये हमारी कंट्री की तरफ से लोनार लेक रिप्रेजेंट करती है रामेश्वर कन्वेंशन के अंतर्गत, और जो इसे नेशनल जियो हेरिटेज के रूप में भी कंसीडर किया जा रहा है। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि सीवीसी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि लॉ पास करके इसे बनाई गई एक संस्थान आप बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है सीवीसी इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो संस्थान है या ये इंस्टीट्यूशन है आप कह सकते हो, ये जो कमीशन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ही रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही है। उसके बाद थर्ड में आपसे बोला जा रहा है सीवीसी वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी, के संथानम कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन के बाद हमारी कंट्री में सीवीसी एग्जिस्टेंस में आई। और डी जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि द विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व बाय द सीवीसी, सीवीसी के द्वारा हमारी कंट्री में विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जहां लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है कि भी कोई हमारी कंट्री में एक तरह से भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां सामने ना आए। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से आपको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, यानी कि 4 में से 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक गलत स्टेटमेंट है, आपको वो गलत स्टेटमेंट ही चूज करना है, वही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर की, यानी करेक्ट आंसर का मतलब है कि जो स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट की हम बात करें वो स्टेटमेंट हमारा बी है। बी का मतलब ये है कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री में से अपॉइंट करने का काम करता है और वो रिकमेंडेशन एक कमेटी के द्वारा दी जाती है, जिस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके अलावा बाकी जो मेंबर होते हैं वो होम मिनिस्ट्री होती है और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। ये सब लोग मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं और उसके बाद जो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में उसे अपॉइंट करते हैं। बाकी अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, जब तक ये 65 ईयर के नहीं हो जाते तब तक ये रिटायर नहीं होते, और इनका और या फिर कह सकते हो कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो इसकी सर्विस का होता है वो 4 ईयर होता है, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट आपको दे रखे थे कि इसके अलावा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला गया स्टैच्यूटरी बॉडी, हाँ बिल्कुल ये स्टैच्यूटरी बॉडी ही और के संथानंद जी की रिकमेंडेशन के बाद ही इसे हमारी कंट्री में स्टैब्लिश्ड किया गया है। और आप लोग जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर को हमारी कंट्री में आयरन मैन यानी कि आप कह सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है। उस दिन और उसके साथ वाला जो वीक होता है उस वीक को हमारी कंट्री में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट करता है सीबीसी। बाकी अगर आप ये जानना चाहें कि भी ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, ये तो आप ये कह सकते हो इसे फरवरी 1964 में इसे स्टैब्लिश्ड किया गया था हमारी कंट्री के अंदर। तो यानी कि आप ये समझ, इसका मतलब पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि बी करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें गलत आंसर चूज करना था। गलत आंसर हमारा स्टेटमेंट हमारा सेकंड होने की वजह से आंसर बी हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री जो आरसीईपी का जो पार्ट है,
जिसे हमारी कंट्री ने लास्ट ईयर 2019 में विड्रॉ कर लिया था। तो हमारी कंट्री इसका मेंबर कब बनी थी आरसीईपी का? आरसीईपी जिसमें बोला जाता है 10+6 कंट्री, 10 तो ईशान कंट्री होगी और 6 कंट्री में इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान है। तो हमारी कंट्री इसका कब पार्ट बनी थी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए, और पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।